अभी जैसे इसमें मेन तो है कि ओपन पाइप की बात पहले करेंगे। अगर शॉर्ट में बात करूं तो हम यहाँ नोड और एंटी नोड का फॉर्मेशन देखेंगे। तो जैसे तुमको पता है कि जो पाइप का क्लोज एंड होता है वहाँ पे तुम नोड बनाते हो। पाइप का क्लोज एंड होगा वहाँ नोड बनाएंगे। जब तक पाइप का रेडियस नहीं दिया हो तब तक एंड करेक्शन की बात नहीं करते हैं। तो अभी रेडियस वेडियस कोई कुछ गिवन नहीं। तो सबसे पहली बात है कि अगर कोई पाइप है तो पाइप के क्लोज एंड पे हम नोड बनाते हैं, और जो पाइप का ओपन एंड होता है वहाँ एंटी नोड बनता है। अच्छा, जो हमने यहाँ जितनी भी पाइप ले रखी है सबकी लंबाई L है। जितनी भी पाइप है सबकी लंबाई L है। 3 पाइप ले रहे हैं, लंबाई L है। यह है क्लोज ऑर्गन पाइप। क्लोज करने का मतलब एक तरफ से क्लोज होना चाहिए। फिर उसके बाद से इसका जो अगला जो इसका नेचर होगा ये कुछ ऐसा होगा। अगला जो इसका नेचर होगा ये कुछ ऐसा होगा, अगली कंडीशन इसकी। अच्छा, इसके बाद अगर देखा जाए, इसके बाद अगर देखा जाए तो ये कुछ ऐसे, कुछ ऐसे कुछ बनेगा। कुल मिला के बात यहाँ ये है कि हमको क्या क्या ध्यान रखना है। 2-3 बात ये कि जो नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी होती है ये होती है λ/4। पहली बात तो ये। और हमेशा जो पाइप का हमारा ओपन एंड होगा, जो पाइप का हमारा ओपन एंड होगा वहाँ पे बनेगा एंटी नोड। ओपन एंड पे एंटी नोड बनेगा, और जो हमारा क्लोज एंड होगा उस क्लोज एंड पे हमारा नोड बनेगा। ये अपने को समझ में आता है। अच्छा, दूसरी बात कि अभी इसके जस्ट बाद की पॉसिबिलिटी ये पॉसिबल है और इसके ठीक बाद की पॉसिबिलिटी ये पॉसिबल है। जो सबसे पहली पॉसिबिलिटी होगी वो है फंडामेंटल, और उसके बाद से हार्मोनिक शुरू होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बात इसमें मैं समझाता हूँ, फिर इस डायग्राम पे आता हूँ। जैसे लिखो तो एक क्वेश्चन लिखो, इसके कुछ नोमेनक्लेचर को समझो। जैसे कि इसमें 2-3 वर्ड यूज़ किए जाते हैं। एक तो यूज़ करता है वो फंडामेंटल, दूसरा ओवरटोन, तीसरा हार्मोनिक। फंडामेंटल मतलब होता है मोस्ट बेसिक, सबसे पहली फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको हम टोन बोलते हैं, और उसके ऊपर जितनी फ्रीक्वेंसी आएगी सब ओवरटोन कहलाएगी। पहला टोन होगा, उसके बाद वाला ओवरटोन होगा। अच्छा, पहला टोन उसके बाद वाला ओवरटोन, ठीक है, इसका भी ध्यान रखना है। अच्छा, दूसरी बात, हार्मोनिक हम तभी कह सकते हैं जब वो मल्टीपल रहे। हार्मोनिक मतलब आपको पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा तब वो हार्मोनिक की बात तुम कर सकते हो। तो पहला टोन बाकी सब ओवरटोन, लिख लो इसको। पहला फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, पहला टोन बाकी सब ओवरटोन, पहला टोन बाकी सब ओवरटोन। सही है। अब पहला टोन है और बाकी सब ओवरटोन है। सबसे छोटा होगा उसको क्या बोलोगे? फंडामेंटल। सबसे छोटा वाला फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल कहलाएगा। अच्छा, अब मैं इसको अगर छोटे से एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, अभी इस डायग्राम पे मत जाना। जैसे मैंने 2-4 एग्जांपल ले लिए। मान लो कि मैंने इसके डायग्राम से कोई लेना देना नहीं, ऐसी बात कर रहे हैं। मान लो हमने कुछ एग्जांपल रखे, हमने रखे 40 हर्ट्ज, हमने रखा 60 हर्ट्ज, हमने रखा 80 हर्ट्ज, हमने रखा 100 हर्ट्ज, हमने एक दो और रख दो। मान लो हमने रख दिया 100 हो गया, 120 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज रखा। इसमें से अगर नोमेनक्लेचर की बात करोगे, जो सबसे छोटा है ये रहा 40 हर्ट्ज, तो ये कहलाएगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अच्छा, चूँकि ये सबसे पहले है तो सबसे छोटा है, सबसे पहले है, इसका नाम होगा टोन, और इसके जस्ट बाद वाले जो होंगे वो होंगे ओवरटोन। तो ये भी ओवरटोन है, 60 वाला भी, ये भी ओवरटोन है, ये भी ओवरटोन है, ये भी ओवरटोन है। अच्छा, और देखो नाम कैसे रखते हैं। पहला वाला टोन होगा, बाकी सब ओवरटोन होगा। तो ये रहा टोन, तो ये कहलाएगा फर्स्ट ओवरटोन, ये कहलाएगा सेकेंड ओवरटोन, ये कहलाएगा थर्ड ओवरटोन, ये कहलाएगा फोर्थ ओवरटोन। ओवरटोन का मल्टीपल होने से कोई मतलब नहीं है। पहला वाला टोन होगा, ये टोन है, बाकी सब ओवरटोन है। ये ओवरटोन नहीं है, ये टोन है, इसके बाद वाला ओवरटोन है। अच्छा, दूसरी बात अब रही बात कि हार्मोनिक है कि नहीं। तो हार्मोनिक के लिए तुम देखो मल्टीपल कैसा है। तो 40 का मल्टीपल या तो 80 होगा और इसके बाद ये 120 होगा। तो 40 को लिख सकते हैं अपन, 80 को क्या लिखोगे? 2 × 40, तो ये कहलाएगा सेकेंड हार्मोनिक। अच्छा, अब उसके बाद से अब ये कहलाएगा हमारा कौन सा?
120, तो ये कहलाएगा हमारा थर्ड इंटू 40, यानी कि कहलाएगा थर्ड हार्मोनिक। अच्छा, जो टोन है जो खुद 40 है, इसको तो 1 इंटू 40 भी तो लिख सकते हो, तो इसको फर्स्ट हार्मोनिक बोल सकते हैं। फर्स्ट हार्मोनिक कहो, फंडामेंटल हार्मोनिक कहो, या फिर तुम कहो टोन कहो, हो जाएगा। सबसे छोटे वाले को टोन बोलते हैं, सबसे छोटा टोन है, इसके बाद वाला सब ओवरटोन है। तो ये तो एक इसके समझने का तरीका था, तो इसको बस हमने लिख दिया। अब अगर क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए ही स्पेशली बात करी जाए, तो क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए अगर सोचो तो अपने को क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, तो ये रही इसकी कहानी क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए। सबसे पहले हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो लंबाई, और लंबाई हमने फिक्स रखी है, वो है L। और नोड से एंटी नोड के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, λ/4। तो आज हम यहाँ कह सकते हैं कि जो मेरा λ/4 है वही मेरा L है कि नहीं, λ/4 ही हमारा L है। तो λ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से 4L, λ इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 4L। अच्छा, अब मैं एक और चीज़ कह सकता हूँ, V इक्वल्स टू होता है F लैम्डा होता है। अब अगर मैं F निकालना चाहूँ तो V/λ रख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे F निकलेगा तो V/λ नहीं, लैम्डा की जगह पे 4L बोलेंगे, लैम्डा की जगह 4L बोलेंगे। तो ये 4L जो रखा गया, अब इससे छोटा, इससे ठीक पहले का कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है, ये मोस्ट बेसिक है। मतलब ये जो लूप बना हुआ देख रहे हो, ये जो शेप बना हुआ देख रहे हो, इससे अलग, इससे कम लूप वाला कोई शेप पॉसिबल है नहीं, इसीलिए इसको कहेंगे फर्स्ट। ये कहलाएगा फर्स्ट हार्मोनिक, या फिर इसको कह दो टोन, या फिर इसको कह दो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। यही हो गया हमारा फंडामेंटल। तो अपने को ध्यान भी रहता है कि जब क्लोज ऑर्गन पाइप होता है उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कह लो, फर्स्ट हार्मोनिक कह लो, या टोन कह लो, सबकी वैल्यू वही है, एक ही नाम है। नाम अलग अलग बोलने की आवश्यकता कभी कभी पड़ जाती है, तो नाम का ध्यान रखना। इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हो, फर्स्ट हार्मोनिक भी कह सकते हो, टोन भी कह सकते हो, सबका एक ही मतलब है, वो है V/4 है। अब इसमें आ जाओ ओपन ऑर्गन पाइप में, ये ओपन नहीं, इसका अगला लूप में ओपन में बाद में आएंगे। इसमें देखिए नोड से एंटी नोड λ/4, वापस λ/4, वापस λ/4, कितना आ गया 3 इंटू λ/4, और तब ये होगा L के बराबर। सोच के देखो, 3 इंटू λ/4 L के बराबर होगा। मेरा टारगेट हम किसी तरीके से लैम्डा निकाल लें, वहाँ पुट कर देंगे, बात बन जाएगी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं बहुत क्लियरली, 3λ इक्वल्स टू क्या आ गया 4L, तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या आ गया 4/3L आ गया, है ना। अब कुछ नहीं करना है, इधर इसको एक बार पुट करके देख लो। हम तो जानते हैं भाई फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या होता है V/λ। तो मेरा यहाँ का जो फ्रीक्वेंसी है इसकी बात कर रहा हूँ, 1 2 नहीं दे रहे, बस सुनो। ये हो गया हमारा V और अपॉन लैम्डा, V/λ है, तो क्या उसको उल्टा लिख सकता हूँ 4/3L है, तो ये 4L/3 जो नीचे जाएगा, एक बार लिख दो, चलो 4L/3 नीचे रखता है ना, 3V/4L आ रहा है। तो ये जो मेरा बन के आ रहा है, ये आ रहा है 3 इंटू V/4L, 3 इंटू V/4L। हाँ, मतलब ये V/4L जो हमारा बेसिक था, मोस्ट बेसिक था, उसका ये 3 गुना हो गया, उसका ये 3 गुना हो गया। तो रेशियो की बात कोई करे तो भाई पहले तो 1 मिला है, उसके बाद तीसरा हार्मोनिक मिला है। अच्छा, और समझना, यहाँ से जो मिला है इसको बोलेंगे टोन। तीसरा तो ये हार्मोनिक हो गया, तीसरा तो ये हार्मोनिक है, लेकिन ओवरटोन कैसा है, ये फर्स्ट है, क्योंकि इसके तुरंत बाद ये आया है, इसीलिए फर्स्ट ओवरटोन हुआ है। तो फर्स्ट ओवरटोन जो था वो थर्ड हार्मोनिक बन गया अपने आप, हमने कुछ नहीं किया। इतना तो फैक्ट है ना कि यहाँ टोन मिलेगा, यहाँ पहला ओवरटोन, यहाँ दूसरा ओवरटोन, तो इसकी तो पूरी गारंटी है कि ये जो मिला है ये सेकेंड ओवरटोन है। हाँ, अब वो जैसे भी होना हो जाएगा, लेकिन हार्मोनिक के लिए तो भी चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर ओवरटोन की बात करें तो अपने को पता है पक्का वो सेकेंड ओवरटोन होगा। अच्छा, अब इसको अगर चेक करना हो तो ये हमारे पास λ/4 2 2 4 1 5, यानी कि L इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास 5λ/4। जब इसको वापस से V इक्वल्स टू अगर F निकालेंगे और V/, हमारे पास यहाँ लैम्डा लगाएंगे, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, तो अपने को ये क्या मिलेगा फाइनली, यहाँ की फ्रीक्वेंसी 5 इंटू V/4L है ना, 5 इंटू V/4L। तो यानी कि ये तीसरे के बाद ये रहा हमारा 5वां हार्मोनिक, तो ये आ गया हमारा फिफ्थ हार्मोनिक। हाँ, पहले के बाद डायरेक्ट तीसरा आया, तीसरे के बाद फिर चौथा नहीं आया, डायरेक्ट 5वां आया, ऐसा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रेशियो कोई पूछे, हार्मोनिक मतलब फ्रीक्वेंसी की बात होती है,
तो 1:3:5 चल रहा है। हाँ, ओवरटोन तो ठीक है 1 2 3 4 चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हार्मोनिक यहाँ 1:3:5 चलता है। अगला करोगे तो 7 आएगा लूप चेंज होने के बाद। यानी कि हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि अगर ये हमारे पास क्लोज ऑर्गन पाइप है तो क्लोज ऑर्गन पाइप में जो फ्रीक्वेंसी का रेशियो आता है वो आता है 1:3:5, यानी कि ये हमारे पास ऑड नंबर में चलते हैं। क्लोज ऑर्गन पाइप में ऐसे चलता है, क्लोज है ना, ओपन होता तो दोनों तरफ से ओपन होता, क्लोज का मतलब एक तरफ से ओपन, ओपन होता तो ऐसा होता, देखो ओपन होता तब वो ऐसा होता। और इस ओपन की खासियत होती कि जो ओपन एंड होता है वहाँ तो हमेशा एंटी नोड बनता है, तो ये यहाँ से भी एंटी नोड और दूसरे एंड से भी एंटी नोड। तो ओपन के लिए मोस्ट बेसिक डायग्राम ऐसा पॉसिबल है, ये वाला क्लोज है। क्लोज कहने का मतलब अब दोनों तरफ से क्लोज कर दोगे तो हवा कैसे भेजोगे अंदर, इसीलिए एक तरफ से क्लोज को क्लोज कहा जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ से एक चीज़ समझो, अगर मैं ओवरऑल अगर यहाँ पे कंक्लूजन की बात करता हूँ, ओवरऑल अगर कंक्लूजन की बात करता हूँ तो क्या हम यहाँ कह सकते हैं, समझो इसी डायग्राम को गौर से देखो, एक छोटा सा कंक्लूजन निकालते हैं फिर उसको लिख लेंगे। तुमने जो डायग्राम बना रखा है कॉपी में उसको गौर से देखो। जो हमारा ओवरटोन था वो पहला था और हार्मोनिक था हमारे पास तीसरा। ओवरटोन हमारा दूसरा था तो हार्मोनिक कैसा था, पाँचवा। तो ओवरटोन हमारा अगर n होगा तो हार्मोनिक कैसा होगा, 2n+1। लिख लो, हमेशा ओवरटोन से, ऐसा लिखो, हमेशा ओवरटोन से हार्मोनिक निकालो, हमेशा ओवरटोन से हार्मोनिक निकालो। nth ओवरटोन का मतलब हो गया 2n+1 हार्मोनिक। nth ओवरटोन का मतलब हो गया 2n+1 हार्मोनिक। nth ओवरटोन 2n+1 हार्मोनिक। हमेशा ओवरटोन, क्वेश्चन बहुत तेज है, वो करेगा ओवरटोन दे देगा तो ठीक है, बढ़िया है, ओवरटोन दोगे तो हम हमेशा ओवरटोन से हार्मोनिक तुरंत निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब फंडामेंटल याद रहना चाहिए, V/4L, फंडामेंटल नहीं लिखा, वो भी याद रखना चाहिए। क्लोज ऑर्गन पाइप में फंडामेंटल V/4L, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। चलिए, अब उसके बाद से क्या क्या करा जा सकता है, जैसे कि मान लो मैं तुमसे सीधा सीधा बोलूँ, तुम फट से जवाब देना। देखो थर्ड हार्मोनिक या थर्ड हार्मोनिक छोड़ो, ये तो थर्ड हार्मोनिक बोलते ही 3 × V/4L, लेकिन अगर मैं थर्ड ओवरटोन बोलूँगा तो 7। 11th ओवरटोन मतलब 23, मतलब ऐसा फट से जवाब आ जाना चाहिए कि हाँ भाई ऐसा होगा। 7th ओवरटोन बोलूँगा तो 15 तुरंत। तो ओवरटोन से वहाँ पहुँचने में आसानी होती है, तो हमको ओवरटोन से वहाँ पहुँचना चाहिए। अब देखो सवाल क्या करता है, सवाल अकेले नहीं आता क्लोज से, सवाल आते हैं मिक्स। तो क्लोज भी आपको उतना ही ध्यान होना चाहिए जितना ओपन ध्यान होना चाहिए। तो एक बार ओपन थोड़ा सा पढ़ लो, उसके बाद से ओपन के साथ क्लोज। तो अभी तक क्लोज का कंक्लूजन ये है कि क्लोज में पहला हार्मोनिक मुझे V/4L में मिला, जहाँ L हमारे पास पाइप की लंबाई है और उसके बाद V हमारे पास उसके लिए स्पीड ऑफ साउंड दे रखा हुआ क्वेश्चन में, और यहाँ पे जो हार्मोनिक का रेशियो है 1:3:5 चला है। और दूसरी बात ओवरटोन, पहला वाला तो टोन होता है जो V/4L है, उसके बाद जितने होते हैं ओवरटोन होता है। हमको ओवरटोन बोलेंगे तो हम तो ओवरटोन के हेल्प से हार्मोनिक निकालेंगे। अगर किसी ने कहा 5वां ओवरटोन तो 11th हार्मोनिक, सही है। अब देखो, अब हेडिंग दे दो ओपन ऑर्गन पाइप, और एक बात लिख दो, पाइप का ओपन एंड है, पाइप का अगर ओपन एंड है तो एक बात तो फैक्ट है कि वहाँ पे हमेशा एंटी नोड ही बनेगा। तो जो मोस्ट बेसिक सिचुएशन जो यहाँ तुम बना पाओगे वो आपको पता है ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। इसके बाद अब चूंकि एक बात तो फैक्ट है कि जो मेरा ओपन एंड है वहाँ पे एंटी नोड ही बनना है, तो यही पॉसिबिलिटी बनेगी क्या इसकी बात देखो। और इसके ठीक बाद तो 2 लूप कर दो अंदर, इसके बाद कोई अगर तुमसे कहे तो अंदर में 2 लूप कर दो, लेकिन अंत में तो आपको बनाना पड़ेगा एंटी नोड ही, तो शेप ऐसा बनेगा इसका,
एक चीज़ जो आप चेंज नहीं करना चाहते वो पाइप की लंबाई है। पाइप की लंबाई है, एंड करेक्शन की अभी बात ही नहीं है क्योंकि पाइप का रेडियस नहीं गिवन है। एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि एंड करेक्शन की बात तभी होती है जब पाइप का रेडियस गिवन हो। अब जब बोल ही रहा हूँ तो एंड करेक्शन के बारे में तुमको बता दूँ क्या चीज़ है। एक्चुअल में देखा ये गया कि जो ये एंटी नोड बन रहा है ना, यहाँ तो देखो जहाँ पाइप खत्म वहाँ एंटी नोड बन गया। एक्चुअली में एंटी नोड पाइप से थोड़ा बाहर बनता है, पाइप से थोड़ा बाहर बनता है सही मायने में, लेकिन ऐसा हम नहीं बोलेंगे कब तक, जब तक पाइप का रेडियस नहीं गिवन हो। ये ध्यान रखना है कि एंटी नोड की जो सही मायने में बनता है वो पाइप जहाँ ख़त्म हो गया उसके थोड़ा बाहर बनेगा, परंतु हम अभी तक तो ये मानेंगे कि जहाँ पाइप खत्म वहाँ एंटी नोड बना। क्यों? क्योंकि अभी पाइप का रेडियस गिवन नहीं है। रेडियस मतलब हो सकता है पाइप का रेडियस वो तरीके से देगा कि r बराबर इतना, तो एंड करेक्शन की वैल्यू 0.6 r लेते हैं, वो थोड़ी देर के बाद देख लेंगे। अभी तो ये शेप बना लो। सबसे पहले तुम देखो कि तुम जानते हो कि नोड से एंटी नोड λ/4 होता है, तो ये 2 × λ/4 यानी कि λ/2 आ रहा है और λ/2 हमारा l है। फीलिंग आ गई होगी कि यहाँ v/2l आने वाला है। अब मैं यहाँ से निकाल दूंगा v = मैं लगाऊंगा f × λ, तो f यहाँ से निकालूंगा तो v/λ। अब यहाँ से जो f निकालूंगा तो v/, हाँ बिल्कुल लैम्डा नहीं, लैम्डा का जगह 2l, तो v/2l आ गया, v/2l आ गया, यहाँ आ गया। वो देख के लग गया था कि अच्छा है, तो पिछले बार तो यहाँ λ/4 था, यहाँ λ/2 है, ये आ गया v/2l। अब तुम अगला खुद से निकालो, अगली फ्रीक्वेंसी खुद से निकालो। देखो क्या ये 2 × v/2l आया क्या? खुद से करो। और इसके बाद वाला भी खुद से करो। इसके बाद वाला, इसका नाम f' दे देता हूँ, इसका f" दे देता हूँ, नाम से कोई टेंशन नहीं। ये देखना 3 × v/2l आएगा, 3 × v/2l आएगा। खुद से करिए वापस। जैसे एक हिंट और दे देता हूँ इसका, कैसे किया देख लीजिए। इसमें मैंने क्या किया अभी देखिए, λ/4 λ/2 हो गया, और ये वापस λ/2 क्या हो गया, लैम्डा हो गया ना। तो लैम्डा = हमारे पास क्या आ गया, l। लैम्डा बराबर हमारे पास l आ गया। तो मैं जानता हूँ कि जब मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए v, तो मुझे v/ यहाँ लिखना है लैम्डा, और आज यहाँ लैम्डा l है, तो यहाँ f = आ गया मेरा v/l। इसी f को जो मैंने नाम f' दिया है, इसको 2 × v/2l लिखा जा सकता है। हमने लिख दिया इस स्टाइल। नोड से एंटी नोड जब भी जाएंगे, नोड से एंटी नोड जब भी जाएंगे λ/4 होगा, और नोड से नोड पहुँच जाओगे तो λ/2 हो गया, सिंपल। नोड मतलब डिस्प्लेसमेंट का नोड। यहाँ नोड मतलब यहाँ पे देखो, जहाँ जुड़ गया वहाँ नोड है, और जहाँ खुला हुआ मुंह जो है वह एंटी नोड है। खूब सारा डिस्प्लेसमेंट दिखाना मतलब एंटी नोड दिखाना। एक प्रेशर का भी होता है, प्रेशर का भी नोड एंटी नोड होता है। ठीक इसका उल्टा चलेगा। ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट मतलब कम प्रेशर। सोचो खूब सारा एरिया तुमको मिल गया, मतलब प्रेशर वहाँ कम था, बहुत प्रेशर रहेगा तो उल्टा चलेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर किसी ने कहा कि ये नोड किसका है, डिस्प्लेसमेंट का, तो ये प्रेशर का एंटी नोड हो सकता है। आगे आएगा, लेकिन अभी थोड़ा आइडिया ले सकते हो इससे। अच्छा, इसका मतलब अगर तुम यहाँ पे चेक करो तो एक अच्छी बात अपने को समझ में आ रही है। यहाँ पे अच्छी बात समझ में आ रही है। पहला वाला तो टोन होता है, बाकी सब ओवरटोन होता है। तो एक तो ये टोन हो गया, ये भी ओवरटोन होगा, ये भी टोन होगा, इसके ठीक ये भी ओवरटोन। इसके ठीक बाद आया तो पहला ओवरटोन, इसके बाद ये आया तो दूसरा ओवरटोन, बोल सकते हैं। और समझो ये पहली बार आया है तो दिस इज़ कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। किसी ने कहा कि नहीं मैं इसका नाम बोलूँगा फर्स्ट हार्मोनिक, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी ने कहा नहीं मैं तो टोन बोलूँगा, तीनों में से कुछ भी कह लो। अब ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, और ये अगला वाला इसका 2 गुना है तो हार्मोनिक। हाँ, तो ये ठीक अपने को मिला सेकेंड हार्मोनिक, और ये 3 गुना है तो थर्ड हार्मोनिक। जैसा पहाड़ा पढ़ने से आया वैसा वाला हार्मोनिक है। नोमेनक्लेचर जिसका बढ़िया है उसको इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये तो बड़ा अच्छा हो गया। ये देखो, ये हमारा ओवरटोन है और वैसा ही हार्मोनिक, जैसा ओवरटोन वैसा हार्मोनिक। ये कमाल सिर्फ ओपन ऑर्गन पाइप में होता है। जैसा ओवरटोन वैसा ही हार्मोनिक। ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। +1 हो रहा है, +1 हो रहा है। ये अगर किसी ने कहा कि ओवरटोन का नाम n देता हूँ तो ये हो जाएगा n+1, n+1 हो जाएगा। तो अगर मैं समराइज़ करूँ, इसको ओपन ऑर्गन पाइप को समराइज़ करूँ तो कैसे लिखूँगा?
क्या क्या कह सकता हूँ ओपन ऑर्गन पाइप? देखिए सबसे पहले ओपन ऑर्गन पाइप क्या क्या याद रखना है? पहला फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/2L। दूसरी बात यहाँ पे सारे नंबर आ गए ना, 1 2 3 4, तो यहाँ पे लगातार चलता है 1:2 3 4 चलेगा। ये किसका चलेगा ऑर्डर? फ्रीक्वेंसी का। ये यहाँ पे लिख रहे हैं हार्मोनिक। सारे हार्मोनिक अवेलेबल होते हैं। यहाँ तो लिमिटेड हार्मोनिक थे, 1 के बाद 3 अवेलेबल था, 3 के बाद 5 था क्लोज में, है ना, ऑड नंबर चल रहे थे। यहाँ पे सारे चलते हैं। अब आ जाओ तीसरे पे। तीसरी बात क्या याद रखोगे? देखो अगर मेरा n ओवरटोन है तो n+1 हार्मोनिक होगा, n+1 हार्मोनिक होगा। और हमेशा ओवरटोन से हार्मोनिक निकाल के तब क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। ये है बात इसकी। अब आओ आगे की बात थोड़ी सी कर ले, आगे की बात कर ले थोड़ी सी। अब तुमसे मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, बताना। ओपन ऑर्गन पाइप है और 5th ओवरटोन है, तो 6th हार्मोनिक बोलने से तो मज़ा नहीं है ना। 5th ओवरटोन मतलब 6 × V/2L ऐसा। मान लो 9th ओवरटोन है मतलब 10 × V/2L, ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है, ठीक है। तो जब 2n+1 हार्मोनिक निकालना है तो कौन सा ऑर्गन पाइप है? वो क्लोज है। बस ये ध्यान रहता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्वेश्चन करेंगे तब और बेहतर बात समझ में आती है। क्वेश्चन करते हैं, फॉर्मूले वाली कॉपी में डायग्राम बना के लिखेगा। इवन प्लस ऑड आ जाएगा तो हाँ, इवन प्लस ऑड दोनों आया तो अरे ओपन है, सब आ गया, इवन ऑड है ना, 2 3 दोनों। तो ये घुमा फिरा के सवाल पूछे जाते हैं। चलो अब देखो सवाल कैसे पूछते हैं, तुमको अंदाज़ा लग जाएगा। देखो लिखो फ्रीक्वेंसी ऑफ 5th ओवरटोन of closed organ pipe, frequency of 5th overtone of closed organ pipe। closed organ pipe को COP लिख देना। closed organ pipe is greater by 100 Hz than frequency of 2nd overtone of an open organ pipe of same length, find fundamental frequency of both organ pipe, find fundamental frequency of both organ pipe। सिर्फ लैंग्वेज में ही घुमा सकते हैं, विशेष इसमें कुछ नहीं कर सकते हो। आया? देखो क्या कहा फ्रीक्वेंसी ऑफ 5th ओवरटोन ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप। ओवरटोन से हमेशा हार्मोनिक निकालो, और क्लोज ऑर्गन पाइप है तो क्लोज ऑर्गन पाइप 5th ओवरटोन मतलब 11V/4L, डायरेक्ट 11, इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं, 11V/4L। अच्छा, फिर आगे कहा इज ग्रेटर बाय 100 Hz देन फ्रीक्वेंसी ऑफ 2nd ओवरटोन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप 2nd ओवरटोन मतलब 3rd, 3V/2L, और ये किसके बराबर है? 100 के। तो ये कितना आ गया? देखो एलसीएम हो जाएगा 4V/4L, तो 11 में से 6 घटा दो, 5V/4L, और 5V/4L किसके बराबर आ गया? कितना है यहाँ? 100।
यहाँ से आ गया 5v/4l किसके बराबर आ गया 100। तुमको क्या निकालना है v/l निकाल लो, v/l बता दो कितना आ गया और बस इसके अकॉर्डिंग बात कर दो फटाफट। आइए तो 5 से 20 गया v/l आ गया मेरा 80। अब जैसी v/l 80 आ गया तो मैं 4 × v/l लिखते ही क्लोज ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिलेगी और 2 × v/l लिखते ही ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिलेगी। तो बस दोनों आंसर मेरे पास रेडी है। ये v/l मेरे पास 80 है तो 80 × 4 ये कितना आ गया 320 और ये 80 × 2 कितना आ गया 160। क्या तो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है तो हर्ट्ज। ये इसका हो गया। पूछा था ना कि इंडिविजुअल बताओ कितना है ओहो उल्टा कर दिया मैंने, v/4l तो 4 टाइम्स कर दिया, v/4l होगा ना, डिवाइड होगा ना रे, तो ये कितना आ गया 20 और v/2l डिवाइड होगा, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 40। सही है। आगे चलो, आगे चलिए। ये अच्छा है, सुनिएगा ध्यान से, तो दिक्कत तो नहीं ना इसमें भाई। क्या कह रहा है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ध्यान सुनना इसको, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप इज 1200 हर्ट्ज, इज 1200 हर्ट्ज। अब यहीं पे रुकता हूँ, तो मुझे बताओ क्या दिया हुआ है v/2l है ना, ओपन ऑर्गन पाइप है ना, ओपन ऑर्गन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1200 हर्ट्ज का मतलब v/2l गिवन है। आगे सुनना, इट इज डिप्ड 40% इन वाटर, डिप्ड और डुबो दिया। मान लो ऐसा पानी ले लेते हैं और इसमें ऐसा एक ऑर्गन पाइप डुबो देते हैं, 40% इसका पार्ट अंदर डुबो देते हैं, पानी भरा हुआ है इसमें, 40% पोर्शन इसका डुबो दिया। ठीक है, कहा कि 40% पोर्शन डुबो दिया। कैलकुलेट द न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्गन पाइप, कैलकुलेट द न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्गन पाइप। Calculate the new frequency of organ pipe. देख लो ध्यान से, ये मेरे पास अब ये क्या क्लोज पाइप बन जाएगा क्या, है ना, पानी में डुबोते ही ये क्लोज ऑर्गन पाइप बन जाएगा जिसकी लंबाई कितनी रह गई 0.6 है। अब ये 0.6 लेंथ का क्लोज ऑर्गन पाइप बन गया और इस क्लोज ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आएगी v/4l। तो कोई मुझे अगर v/l निकाल के दे दे तो उसको मैं 1/4 करते ही मेरा मन खुश हो जाएगा, आंसर आ सकता है। तो सारा टारगेट मेरा v/l निकालने का है, v/l निकालने का है। सही है। अब लेकिन इस पाइप की लंबाई कितनी रखोगे 0.6l रखना, इसका ध्यान रखना। तो पहले v/l निकाल लो, तो v/l यहाँ से निकल जाएगा, देखो कितना आ गया, v/l हमारा यहाँ से आ गया 2400 हर्ट्ज। अच्छा, मेरा आंसर कितना आएगा, मेरा आंसर जो आएगा इस क्वेश्चन का वो आएगा v/4l, नहीं क्या बोलूँगा 0.6l, 0.6l, बस हो गया। अब ये v/l कितना है हमारे पास 2400, तो 2400 अपॉन 4 इंटू 0.6 कितना आ गया, ये 1000, ये आ गया मेरा 1000 हर्ट्ज। ये इसकी खासियत है। ऐसे सोच सकते हैं, मतलब पानी का काम बस इतना था कि उसने रिजिड एंड प्रोवाइड किया है। दिस इज द वर्क ऑफ पानी हेयर।
पानी ने बस रिजिड एंड प्रोवाइड किया है, यही इसकी बात होती है। अब तुमको एक और सवाल कराता हूँ, लिखो। पूरा ढोल बजा रहे। देखिए क्या कह रहा है, देखिए अ ट्यूनिंग फोर्क प्रोड्यूस 4 beats. A tuning fork produce 4 beats with 2 open organ pipe. A tuning fork produce 4 beats with 2 open organ pipe having length 30 and 31 centimeter. Having length 30 and 31 centimeter. Find the frequency of tuning fork. Find the frequency of tuning fork and organ pipe. Find the frequency of tuning fork and organ pipe. सोच के करिएगा तो होगा। थोड़ा समझाऊँ मैं इसमें, समझाऊँ? क्वेश्चन समझो थोड़ा। इसमें 2-3 वर्ड इसने बोल दिया। एक तो बीट बोल दिया इसने, बीट की बात कर दी इसने। अब देखो बीट की बात क्या कर सकते हैं, इसको हटाओ। ये मैं बताऊं तुमको, ये पूरे इंडिया की समस्या हो चुकी है। अब जो समस्या है ना, बस फैक्ट बता रहा हूँ, तो पूरे इंडिया की समस्या हो। इतना साउंड पॉल्यूशन है कि भाई तुम्हारा मोबाइल बजता है। अब समझो क्या कह रहे हैं। 4 बीट का मतलब होता है गैप 4 का होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी का गैप अगर 4 है ना, वो होता है 4 बीट पर सेकेंड। लिख ले तो इसका मतलब 4 बीट पर सेकेंड मतलब 4 बीट पर सेकेंड का मतलब मुझे 4 बीट पर सेकेंड का मतलब मुझे 1 सेकेंड में 4 बार मैक्सिमा, 1 सेकेंड में 4 बार मैक्सिमा या 4 बार मिनिमा सुनाई देगा। 1 सेकेंड में 4 बार मैक्सिमा या 4 बार मिनिमा सुनाई देगा। बीट जब अगली क्लास में बताऊंगा, क्योंकि इसमें टॉपिक ऐसे ही है। अभी एक तो पाइप की बात हो जाएगी, पाइप का सेक्शन खत्म, अगला आता है बीट, और उसके बाद आता है हमारे पास इंटरफेरेंस, फिर कहानी खत्म हो जाती है। तो इसमें बीट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया कि 4 बीट पर सेकेंड का मतलब क्या है। 1 सेकेंड में 4 बार या तो तुम मैक्सिमा सुनोगे या फिर तुम मिनिमा सुनोगे, पहली बात। दूसरी बात, इसमें काम की बात और क्या समझ सकते हैं, फ्रीक्वेंसी का गैप 4 होगा। जैसे हमने क्या करना है, एक हमने ट्यूनिंग फोर्क लेना है, ये रहा ट्यूनिंग फोर्क, और दूसरा ट्यूनिंग फोर्क ये रहा। समझना, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग डायग्राम से समझाता हूँ। पहला कहा कि ट्यूनिंग फोर्क प्रोड्यूस 4 बीट विथ 2 ओपन ऑर्गन पाइप। अच्छा, एक ही ट्यूनिंग फोर्क है, ठीक है भाई। एक ट्यूनिंग फोर्क के बीच में रख लेते हैं इसको। एक ट्यूनिंग फोर्क है और इस ट्यूनिंग फोर्क के लिए 2 ओपन ऑर्गन पाइप लिए गए। 2 ओपन ऑर्गन पाइप, एक ऑर्गन पाइप ये रहा और दूसरा ऑर्गन पाइप हमारा ये रहा। ऐसे ही तुम तो ऐसे ही समझो डायरेक्ट।
ऑर्गन पाइप 1, इसका नाम देता हूँ ओपन ऑर्गन पाइप नंबर 1, और ये है हमारा ओपन ऑर्गन पाइप नंबर 2। इस तरीके से लिए गए और ट्यूनिंग फॉर्क यहाँ पे है। अब समझना, ना तो मुझे ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी पता है, ना ही ओपन ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी पता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमने माना f है। लेकिन क्वेश्चन ने अपने को हिंट दिया है कि ये दो ओपन ऑर्गन पाइप लिया गया है, दोनों की लंबाई सेम है, नहीं अलग अलग है, 30 और 31। चलो लंबाई लिख देते हैं। इसकी जो लंबाई है ये इसने कहा है 30 सेंटीमीटर, ओके। इसकी जो लंबाई है इसने कहा है 31 सेंटीमीटर, ये भी ओके। अब अगली बात ये क्या कह रहा है, ट्यूनिंग फॉर्क प्रोड्यूस 4 बीट, 4 बीट बना रहा है, 4 बीट। समझना, अगर ये ट्यूनिंग फॉर्क 4 बीट बनाएगा, और मैंने कहा था कि फ्रीक्वेंसी का गैप 4 होने का मतलब 4 बीट होता है, तो एक पॉसिबिलिटी f+4 की है और एक पॉसिबिलिटी f-4 की है। ये हमको मन में रखना है कि अच्छा अगर मुझे f पता चल गया तो एक f+4 और दूसरा f-4 है। अच्छा, और समझते हैं, कह रहा है फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क एंड पाइप, दोनों की फ्रीक्वेंसी बतानी है। एक तो अच्छी बात ये हो गई कि दोनों ओपन ऑर्गन पाइप है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं यहाँ से निकालूंगा तो v/2L करूँगा, L कितना रखूँगा 30, और यहाँ पे भी करूँगा v/2L और L रखूँगा इसका 31, तो ये आ जाएगा मेरा v/62 और ये आ जाएगा मेरा v/60। ये तो दोनों पाइप की अलग अलग हमने बात कर ली। एक के लिए जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं, हमने बात करी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की, ये बात भी हमने करी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की। पाइप नंबर 1 और पाइप नंबर 2 के लिए एक का v/60 आया और एक v/62 आ गया, है कि नहीं। अब बात यह है कि इतने ही इंफॉर्मेशन से मुझे f की वैल्यू फाइंड करनी है। सोच के देखो, तो v/60 ज़्यादा या v/62 ज़्यादा? v/60 ज़्यादा, ऑफ कोर्स। जो ज़्यादा है वो कितना होगा, +4 वाला। सोच के देखो, यहाँ से v/60 ज़्यादा है तो ये +4 होना चाहिए। तो अब मैं ज़रा दिमाग लगाऊँ, चलो उसको अब लिख लेते हैं। अब कंफर्म हो गया कि f+4 अपॉन f-4 अगर एक बार करते हैं तो इसके लिए लिखना पड़ेगा मुझे v/60, इसके लिए लिखना पड़ेगा v/60 और इसके लिए v/62। अब तुम इसको सॉल्व करो, जगह की कमी है, फटाक से तुम खुद ही कर दो। v से v कैंसिल हो रहा है, तुम सॉल्व करके मुझे बताओ कि यहाँ से f की वैल्यू कितनी आ रही है फट से। कितना? 144 पक्का? ठीक से करिए, क्योंकि जब ये कटेगा 60 है और इतना है, तो 60 अगर कटेगा तो 240, 144 तो नहीं आएगा। ठीक से करिए। f कितना आया? 244 आएगा भाई। अब ये तो तय हो गया कि ये v/60 है, इसका ये जो हमारा ओपन ऑर्गन पाइप है इसकी फ्रीक्वेंसी पक्का f+4 होगी, और ये है हमारे पास तो इसकी फ्रीक्वेंसी पक्का f-4 होगी। और ये तुमने f सॉल्व किया, तुम्हारा आना चाहिए 244। करके देखो ना, ये v तो भी कट गया, ये 62 आया ना, तो ये आया ना 244। तो आंसर बता दो इसका। देखो ये किसकी फ्रीक्वेंसी है, ट्यूनिंग फॉर्क की। तो एक आंसर तो आ गया कि भाई ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी 244। दूसरा आंसर, ओपन ऑर्गन पाइप जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर है उसका आंसर होगा 244 + 4 248, और ओपन ऑर्गन पाइप जिसकी लंबाई 31 है तो 244 - 4 यानी कि 240। तो 3 आंसर आ गए, हमारे तीनों चाहिए थे। सही है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सोचा जाता है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो एक बार नीट 2017 में क्या सवाल पूछा था, करना मत, बस सुन लो। देखो कितने इजी हैं, बस बात समझ में आनी चाहिए। कह रहा है कि द 2 नियरेस्ट हार्मोनिक, सुनना और तुरंत आंसर बोल पाओ तो बोलना बिना पेन चलाए। 2 नियरेस्ट हार्मोनिक ऑफ क्लोज ट्यूब, 2 नियरेस्ट हार्मोनिक ऑफ क्लोज ट्यूब। फर्स्ट में बोलता है क्लोज एट वन एंड एंड ओपन एट अदर एंड आर 220 एंड 260।
बताओ कौन सा पाइप है? फिर से बोलता हूँ, टू नियरेस्ट हार्मोनिक ऑफ अ क्लोज्ड पाइप ओपन एट वन एंड, कौन सा पाइप है? क्लोज है। उसका नियरेस्ट फ्रीक्वेंसी बोल रहा है 220 और 260, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछा है। 220 और 260 बोला है, फंडामेंटल पूछा है। 220 और 260 बोला है, फंडामेंटल पूछा है। 220 और 260 बोला है, फंडामेंटल पूछा है। जल्दी 220 और 260 बोला, फंडामेंटल पूछा। सीधा ऐसा लिख लिया करो, 220 260। अच्छा, ये तो 11 है और ये 13 है, 11 है और 13 है, तो इसका मतलब ये क्या था? 11th हार्मोनिक, और ये था 13th हार्मोनिक। अच्छा, और क्लोज ऑर्गन पाइप है, 11th हार्मोनिक बने 11 इंटू V/4L। तो 11 इंटू V/4L कितना था? 220। तो V/4L कितना हो जाएगा? V/4L कितना हो जाएगा? 20। यही इसने पूछा है। तुरंत आएगा आंसर 5-7 सेकेंड में। अच्छा, मान लो कोई कहे नहीं मैं तो ऊपर से नहीं नीचे से निकालना चाहूँगा, तो निकाल ले, क्या दिक्कत है भैया। 3 इंटू V/4L कितना लिखना पड़ेगा उसको? 260। तब भी उसको V/4L करोगे तो कितना आएगा? 20। आप समझो, आपके पास डाटा, पहले तो आपने पाइप पहचाना और नियरेस्ट वाला बोला, मतलब तुरंत हार्मोनिक खेल रहा होगा वो, तो 220 के तुरंत बाद 260 आया, डिवाइड करके देख लेंगे, 11/13 क्लोज ऑर्गन पाइप है, तो ये हो गया 11 है तो 11th हार्मोनिक, ये 13th हार्मोनिक। और 11th हार्मोनिक कितना, मैंने 11 इंटू V/4L कितना, तो 220। ये कितना, 13th हार्मोनिक, मैंने 13th इंटू V/4L। आप ऐसे निकाल सकते हो, ऐसे ही सवाल आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक बार कहेगा इसका क्लोज उसके ओपन के बराबर है, तो कर दोगे। क्लोज ऑर्गन पाइप अपने को आ गया, ओपन आता है अपने को, तो हम वहाँ से आराम से कर सकते हैं। एक वैरायटी क्या है, जब इसमें वो एंड करेक्शन के बारे में जब बोलने लगते हैं तो बच्चा थोड़ा सा उसमें परेशान होता है एंड करेक्शन में, लेकिन उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 1-2 सवाल आपको एंड करेक्शन पे कराता हूँ, हेडिंग दे दो एंड करेक्शन। एंड करेक्शन, END, एंड करेक्शन। एंड करेक्शन की बात मैंने बार बार पहले भी बताई कि भाई जब पाइप का रेडियस गिवन हो तभी एंड करेक्शन सोचेंगे। लिख लो पहला पॉइंट, जब पाइप का रेडियस गिवन हो तभी एंड करेक्शन सोचेंगे। पाइप का रेडियस गिवन हो तभी एंड करेक्शन सोचेंगे, पहली बात तो ये। दूसरी बात समझिएगा, दूसरी बात क्या कह सकते हो तुम, लिखो एंटी नोड इज फॉर्म्ड जस्ट हायर देन द पॉइंट वेयर पाइप एंड्स। एंटी नोड इज फॉर्म्ड जस्ट हायर देन द पॉइंट वेयर पाइप एंड्स, मतलब पाइप खत्म होने से थोड़ा आगे बनता है एंटी नोड। पाइप खत्म होने से थोड़ा आगे बनता है एंटी नोड। सिंपल सी बात यह है कि पाइप खत्म होने से थोड़ा आगे बनता है एंटी नोड। अब तुमको समझाता हूँ, क्लोज ऑर्गन पाइप अगर ऐसा होता तो हम तो एंटी नोड यहाँ बना रहे थे ना पहले, लेकिन सही मायने में एंटी नोड यहाँ ना बन के थोड़ा इससे ऊंचा बन जाता है। तो पहले यहाँ बन रहा था, अब थोड़ा यहाँ बन गया, तो ये जो गैप है, ये गैप कहलाता है E, एंड करेक्शन, और इसको बोलते हैं 0.6 R। 0.6 R। अब एक बात देखो क्या है, एक बात देखो, इसको ऐसे करके समझो, ये ऐसे करके समझो। अगर तुम अब एंटी नोड बनाओगे तो अब एंटी नोड पाइप तो यहीं ख़त्म हो गया, लेकिन तुमने एंटी नोड यहाँ बनाया, तो तुम सोचो यहाँ एंटी नोड और यहाँ नोड, और तुम तो एंटी नोड से नोड के बीच की दूरी क्या बोलते हो, λ/4। तो सही मायने में देखोगे तो तुम्हारा λ/4 आज किसके बराबर हुआ है, L+E के। बस यही अंतर आता है, L+E के। अब तुम्हारा λ/4 L+E के बराबर आया। लेकिन इसका एक और कमाल है, जब यही एंड करेक्शन काउंट किया जाएगा ओपन ऑर्गन पाइप में, तो देखना पहले एक तो यहाँ और दूसरा यहाँ, तो एक तो E का लफड़ा इस तरफ और दूसरा E का लफड़ा इस तरफ। हाँ, तो अब जो मेरा पाइप की लंबाई जब मैं लिखूंगा तो एक तरफ से तो E निकलेगा, यानी कि अब देखना L+E एक तरफ और उसके बाद से +E दूसरे तरफ भी। आराम से सोचना,
आराम से सोचना। अब ये दो तरफ से लफड़ा है, इसमें दो तरफ से लफड़ा है, समझ रहे हो? तो ये गैप कितना होता है नोड से एंटी नोड की, λ/4, और ये कितना होता है, ये भी λ/4, तो ये कितना होता है λ/2। तो आज ये λ/2 किसके बराबर होगा? हाँ, l+2e के बराबर, l+2e। तो पहले कितना होता था? l+e के बराबर, आज l+2e के बराबर होगा। यही कमाल आता है जब हम एंड करेक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं, यही एंड करेक्शन की बात होती है। तो सारा कुछ हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो क्या करोगे अल्टीमेटली, कंक्लूजन क्या है? ओ, एंड करेक्शन की बात तो मैं तभी करूंगा जब तुम रेडियस दोगे, पहली बात। अब एंड करेक्शन मतलब ई की वैल्यू 0.6, आर क्या है? रेडियस। पहले मैं फार्मूला यूज़ करता था क्लोज ऑर्गन पाइप में, क्या करता था? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का v/4L, अब बोलूँगा v/4L+e। ओपन ऑर्गन पाइप का मैं यूज़ करता था v/2L, अब यूज़ करूँगा v/2L+2e, है ना? अब जो यही तो चेंज होगा। अब ये नया वाला क्या आ जाएगा? v/2L नहीं, L के साथ क्या लिखूँगा? +2e। यही तो बात है, यही कर देंगे। तो ठीक है, इसमें कोई टेंशन वाली बात है नहीं, तो आप आराम से इसमें कर सकते हैं। तो ये क्लोज ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप, इसके लिए हमने काम कर लिया। कल आपको इस पे थोड़ा बीट की बात कराऊंगा, बीट की, और तब इस पे और एक लेक्चर और रहेगा जिसमें हम लूप रस्सी की बात करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही, कल मिलते हैं।